हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक कंसेप्ट को कवर करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशंस। सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is charge in bringing a unit charge from any point to infinity. ये आपका रॉन्ग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कोई भी चार्ज को ब्रिंग नहीं करता किसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वर्क, Q इंटू डब्ल्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? आपकी एक तरह की कंजर्वेटिव फोर्स है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है आपकी? कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। 16 drops each having the capacity C and potential V। ठीक है, कितनी ड्रॉप्स है टोटल? 16 ड्रॉप्स हैं, सभी की कैपेसिटी C है, सभी का पोटेंशियल क्या है आपका? V। मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं। टोटल टोटल कितनी ड्रॉप्स है आपके पास? 16। और उन सभी ड्रॉप्स को मिलाकर क्या बना है आपका? एक बड़ी ड्रॉप बनी है। ठीक है, मतलब छोटे 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 से आपके क्या थे? बबल्स थे, उनको सभी को जोड़कर क्या बना है? एक आपका बड़ा बबल बना है। ठीक है, इफ चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज Q, छोटे से एक बबल में कितना चार्ज है आपका? Q। देन चार्ज ऑन बिग ड्रॉप। अब यहां पर आपके क्या कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? चार्ज की प्रॉपर्टी का। कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? कि वो एडिटिव है नेचर में। आप चार्जेस को सिंपली क्या करते हो? ऑर्डिनरी रूल से ऐड करते जाते हो। तो एक ड्रॉप पर अगर Q चार्ज है तो 16 ड्रॉप्स पे कितना होगा चार्ज होगा आपका? 16Q। सिंपल। ठीक है, कि चार्ज किस नेचर का होता है आपका? एडिटिव नेचर का होता है। या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया होगा इन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, सो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या है आपका? 16Q। ओके, थर्ड वन, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। रिलेटिव परमिटिविटी या कह सकते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि एक ही चीज होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। How much time force between two charges changes if medium between the charge air is replaced by water? Okay, so क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो चार्ज थे Q1 और Q2, और वो आपके किसी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और बीच का मीडियम क्या था? एयर। ठीक है, जब बीच का मीडियम एयर था तो उन दोनों पर कोई ना कोई फोर्स लग रही थी। लेट दैट फोर्स बी FV, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम। अब उन्हीं दोनों चार्जेस को मैंने क्या किया? उन दोनों चार्जेस को मैंने वाटर पे रखा। तब मैं उनकी फोर्स मान लेता हूं कोई भी F इन वाटर। ठीक है, फोर्स इन वाटर, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। और एक और याद करवाऊं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है आपका। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन था। पहले चार्ज एयर में थे, बाद में चार्ज वाटर पे है, तो फोर्सेस में क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, फोर्स इन हमने वैक्यूम या एयर की बात करी, कितनी ले रखी है हमने? FV। फोर्स इन मीडियम, किस मीडियम का जिक्र किया गया है यहाँ पे? वाटर का। तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है? 81। सो 81। तो यहां से आपके पास क्या पूछा गया है? फोर्स इन मीडियम, दैट मींस फोर्स इन वाटर। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 81। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 1/81। तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है आपकी? यहां से आपकी कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है? 1/81 टाइम्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल होता है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके, यहां से एक और एडिशनल चीज मैं यहां पे ऐड करता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स कितना होता है आपका? इनफाइनाइट। किसी भी मेटल्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है आपका? इनफाइनाइट। ठीक है,
ओके गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, इंटरेस्टिंग लग रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are two electric charges q1 and q2 separated by a distance r, ओके हम ले लेते हैं दो चार्जेस, एक चार्ज q1 एक चार्ज q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी r है। if q1 is doubled and r is reduced to half of distance, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस का मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्योंकि आपसे पूछी क्या गई है, रेशियो ऑफ न्यू फोर्स टू ओल्ड फोर्स, मतलब मैं पहले ओल्ड फोर्स निकाल लेता हूं जो आपको जनरल केस दिया गया है। ओल्ड फोर्स कितनी है आपके पास, फोर्स का फॉर्मूला फ्रॉम कूलम्स लॉ, के q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, अब आपके पास न्यू फोर्स, अच्छा न्यू फोर्स कब दी गई है, जब q1 को क्या कर दिया गया है, डबल, तो मैं यहां पर q1 को डबल कर देता हूं, न्यू फोर्स इक्वल्स टू k, q1 की जगह क्या लिखूंगा, 2q1 q2 अपॉन, और r को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस टू हाफ, मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r/2 का होल स्क्वायर। या आपके पास ओल्ड फोर्स है या आपके पास न्यू फोर्स है, और आपको किस चीज की रेशियो पूछी गई है, न्यू फोर्स अपॉन ओल्ड फोर्स। तो न्यू फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं मैं सबसे पहले ऊपर, दैट इज न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स, न्यू फोर्स 2k q1 q2 बाय r स्क्वायर बाय 4, ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। और ओल्ड फोर्स कितनी है आपके पास, ओल्ड फोर्स आपके पास k q1 q2 अपॉन का जो टर्म है वो कहां चली जाएगी, r स्क्वायर ऊपर, ये 4 भी कहां चला जाएगा, ऊपर, तो k q1 q2 k q1 q2 r स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, 8:1। तो न्यू फोर्स और ओल्ड फोर्स की कितनी आपकी रेशियो आएगी, 8:1। Okay, let's move to our next one. Two small spheres, each carrying a charge q, are placed at r meter apart. ठीक है, अब क्या हुआ, दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, एक स्फीयर और दोनों का चार्ज कितना है, q, मतलब कि एक स्फीयर ये मान लो और एक यहाँ पे मान लो, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, ठीक है। ओके, if one of the sphere is taken around the other one in circular path, मतलब मैंने क्या किया, एक स्फीयर को ऐसे गोल घुमाया दूसरे के अराउंड, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन। अच्छा, दो चार्जेस हैं, वो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, कौन सी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। और इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है आपकी, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट के बारे में डीपली पता होगा तो आपको यह भी पता होगा कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन किसी क्लोज्ड पाथ में कितना होता है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपकी, ऑप्शन डी, 0। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, इक्विपोटेंशियल्स, मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर हर जगह पर पोटेंशियल क्या हो आपका, कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या हो आपका, सेम, at a great distance from a collection of charge whose total sum is not zero or approximately, ठीक है। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं लार्ज डिस्टेंस पर, वो किस तरह से दिखाई देते हैं, वो प्लेन्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। जो इक्विपोटेंशियल्स होते हैं ना आपके, अगर आपको बहुत दूर जाके देखो, आप उसको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप उनकी बात करो तो वो किस तरह से दिखाई देते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर होता है उनका, प्लेन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर, कार्बन, पेपर, ग्रेफाइट, एबोनाइट। तो इनमें से आपका परफेक्ट इंसुलेटर या कह सकते हो बेस्ट इंसुलेटर कौन सा होता है आपका, एबोनाइट रॉड। सो एबोनाइट रॉड इज अ बेस्ट इंसुलेटर। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो आप करते हो, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होती है आपकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपकी यहाँ पर, ऑप्शन सी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो आपको किसकी डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। जो आपने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, नो डाउट एट ऑल। क्या आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है, फील्ड स्ट्रेंथ की, यस। आपने उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हो तो वहां पर स्ट्रांग होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं आपकी, वीक। तो नो डाउट एट ऑल आपको ये फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है।
डायरेक्शन, ये भी देती है। इसकी डेफिनेशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस है, अगर आप उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो किस चीज की डायरेक्शन देता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको डायरेक्शन भी मिलती है। नेचर ऑफ चार्ज, नो डाउट टोटल, ये भी है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटवर्ड्स रेडियली, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर आ रही है मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। तो नेचर ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दीज। Normally, metallic ropes are suspended on the carriers taking inflammable materials. The reason is, क्या रीजन होता है आपका कि आपके पास जो हैवी ट्रक्स होते हैं जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होता है विच कैचेस द फायर इजिली, उनमें पीछे एक रोप होती है, मेटेलिक रोप होती है, जो आपकी क्या करती है, जो आपकी नीचे की तरफ सस्पेंड की जाती है, मतलब रोड के साथ वो टच कर रही होती है। ऐसा क्यों, ठीक है, टू कीप द बॉडी ऑफ कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ, सो डेट कि अगर फ्रिक्शन की वजह से, जैसे कि जो आपकी व्हीकल है वो बहुत फास्ट मूव करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल पे क्या आ जाता है, एक चार्ज पैदा हो जाता है। और वो चार्ज क्या करता है, उस रोप की मदद से, जैसे व्हीकल है, ठीक है, ये यहाँ पर एक रोप है, अगर व्हीकल बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, और जो चार्ज आता है व्हीकल वो उस रोप के जरिए से कहां चला जाता है, अर्थ पे। तो आपका जो व्हीकल है वो आपका क्या रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। अगर आप रोप को सस्पेंड नहीं करते हो तो जो चार्ज होगा वो व्हीकल पे रहेगा, और चार्ज एक स्पार्क में बदल सकता है, जिससे कि इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, क्या कैच कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक स्फेरिकल शेल के अंदर कितनी होती है आपकी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, जीरो। सो ये आपका डायरेक्ट आंसर है कि किसी स्फेरिकल शेल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपकी, जीरो। ओके, नेक्स्ट वन, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक आपका सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है आपका, जिसका आपका रेडियस है आर, एंड लेंथ कितनी है उसकी, एल, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सिलेंडर एक्सिस, ये आपकी होती है सिलेंडर की एक्सिस, और इसी डायरेक्शन में क्या लग रही है, इसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूछा क्या गया आपसे, टोटल फ्लक्स, क्या पूछा गया आपके यहां से आपका पूछा गया है टोटल फ्लक्स पूछा गया है। ओके, सो गॉस लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो गॉस लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है ई डॉट डीएस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ओके, अब इस सिलेंडर में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं एक साइड से, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी तरफ से क्या कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, जीरो। हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, ठीक है। बट इसके अंदर जितनी एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतनी बाहर क्या कर रही हैं, बाहर भी जा रही हैं। तो टोटल या नेट कितना उसके अंदर, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन जीरो। नो डाउट टोटल, आप इसको इसके मेथड से भी प्रूव कर सकते थे कि ई डॉट डी एस आपका होता है ई डी एस कॉज थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल होता है उसे थीटा बोलते हो, और यहां पर आपका दोनों के बीच में जो एंगल है वहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है इसमें, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, next one, magnetic, the magnitude of electric field intensity E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और आपको पता है कि वेट किस तरफ को होता है, वेट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मींस डाउनवर्ड्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स। फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। मतलब वेट अगर डाउनवर्ड्स है तो फोर्स किधर को है, ऊपर, तभी तो वो क्या है आपका इक्वल है ना, इक्वल और ऑपोजिट, ठीक है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, F इक्वल्स टू क्यू ई, क्या होता है आपके पास, F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर ये दोनों इक्वल है, फोर्स और वेट, तो आपके पास आ जाएगा क्यू ई इज इक्वल्स टू एम जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा एम जी बाई क्यू, एंड एम जी अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी,
mg by e. Okay, so our last question is Gauss law will be invalid if there is a magnetic monopoles. हमारा इनवैलिड नहीं होता है उस केस में, आपका गॉस लॉ क्या होता है, सिंपली जीरो, ठीक है, बट वो इनवैलिड नहीं है, आप उस केस में उसको अप्लाई कर सकते हो. इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. यस, ये आपका ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. बट हर एक चार्ज कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ करता है. और गॉस लॉ आपका है ही क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो मतलब इनडायरेक्टली गॉस लॉ भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा. ठीक है, अगर चार्ज नहीं फॉलो करेगा तो आपका गॉस लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो गॉस लॉ इनवैलिड कब होगा, जब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होगा आपका, इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. ओके, सो गाइज ये थे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज हो गए होंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, और अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों, इंफॉर्मेटिव लगे हों, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर एनी नोटिफिकेशन. ओके, और लाइक भी जरूर करिएगा. ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे.